नमस्कार, मैं महेंद्र मूले प्रयास इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के हिसाब से हम एमपी की ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी एमपी के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे सिलसिलेवार इनिशियली स्टेज से स्टार्ट करेंगे, जिनको आप पॉइंट वाइज नोट्स बना के रिमाइंडर कर सकते हो और एक सारे के सारे इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उन पर भी एक डिस्कशन करेंगे। लास्ट ईयर्स के क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से रहे हैं। तो हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के अंतर्गत जो मेन पोर्शन है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो फिजियोग्राफी है। और इस फिजियोग्राफी के अंतर्गत हम जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे उसमें हम ये आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की फिजियोग्राफी जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। बेसिकली अगर देखें तो जैसे भारत की अगर हम फिजियोग्राफी को देखें तो भारत में लगभग 43% भाग पर जो है वो मैदान है और 28% भाग पर जो है वो प्लेटू या पठार है और 18% पर जो है वो पहाड़ या हिल है और 11% पार्ट पर जो है वो पर्वत है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश की फिजियोग्राफी, और मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड है, भूआवेष्टित है और मध्य प्रदेश का जो मैक्सिमम पार्ट है वो पठार है। जियोग्राफिकली डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश को अगर देखें तो 3 भाग हैं। पहला जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से है, जिसे हम मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मध्य उच्च प्रदेश। हम इसको भी डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। दूसरा जो है वो सतपुड़ा महाकाल मेकाल रेंज है और तीसरा जो है वो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू है। ये तीनों ही पोर्शन महत्वपूर्ण हैं और इसमें जो सेंट्रल हाईलैंड से इसके अंतर्गत भी 5 भाग हैं। पहला जो है वो सेंट्रल इंडिया प्लेटू है, सेकंड इसका बुंदेलखंड है, रीवा पन्ना है, मालवा है और नर्मदा सोन घाटी है। 5 चीज़ें हैं, दिमाग में आपको रखनी है। इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर द नॉर्थन सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया फॉल्स इन मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। एंड टू द ईस्ट is the plains of Chhattisgarh and the Aravalli range and high region of eastern Rajasthan on the western border of Tapti river valley and the west plateau of Maharashtra। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको यहाँ पे जानना चाहिए। और मध्य प्रदेश is the formed by the Ganga Yamuna plains only a the little part of this plains। और मध्य प्रदेश की जो उत्पत्ति है उसको हमने यहाँ पे भी डिटेल में देखना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि मध्य प्रदेश के 3 भाग यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। पहला मध्य उच्च प्रदेश, सेकंड सतपुड़ा मैकाल रेंज जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन रहता ही है, और तीसरा जो है वो ईस्टर्न एंड जो बघेलखंड प्लेटू वाला पार्ट है, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू वाला पार्ट है। ये तीनों पार्ट्स को हमें अच्छे से देखना है। अब अगर हम बात करें तो आप मैप में देख रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत, तो आप पूरे डायग्राम को यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें मध्य प्रदेश में यहाँ पर हैं। तो ये आपका प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया है। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है आपका बुंदेलखंड है, ये वाला जो पोर्शन है आपका रीवा पन्ना का पठार है, इधर जो है ये पूरा का पूरा बघेलखंड है, ये माउंटेन रेंज ऑफ सतपुड़ा मैकाल है, ये बेसिकली नर्मदा सोन घाटी वाला एरिया है, और ये जो है महत्वपूर्ण ये प्लेटू ऑफ मालवा है। तो ये लोकेशन में हमने आपको यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें बताई। हम अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ बातें डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंट वाइज बनाकर लिखेंगे तो चीज़ें अपने को स्वतः क्लियर होंगी। तो जो सेंट्रल हाईलैंड से जो मध्य उच्च प्रदेश है इसके 5 भाग, मध्य उच्च प्रदेश जो है इसके 5 भाग हैं। तो मध्य उच्च प्रदेश जो है इसके 5 भाग हैं और मध्य उच्च प्रदेश के जो 5 भाग हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं। मध्य उच्च प्रदेश का जो पहला भाग है वो है आपका सेंट्रल इंडिया प्लेटू, सेंट्रल इंडिया प्लेटू अर्थात मध्य भारत का पठार। जो दूसरा भाग है इसका वो है बुंदेलखंड, तीसरा है रीवा पन्ना, चौथा है मालवा और 5वां जो भाग है वह है नर्मदा सोन घाटी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे देखने हैं कि मध्य उच्च प्रदेश के अंदर 5 भाग हैं, मध्य उच्च प्रदेश के अंदर 5 भाग हैं।
और वो 5 भागों में जो है सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो है वो सेंट्रल इंडिया प्लेटू है, दूसरा बुंदेलखंड है, तीसरा रीवा पन्ना है, चौथा मालवा है और पांचवा जो है वो नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है जो आप यहाँ सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आपकी जो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है मैप में, ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका, ये सेंट्रल इंडिया प्लेटू है और सेंट्रल इंडिया प्लेटू जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स का भाग है। सबसे पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि सेंट्रल हाईलैंड्स अर्थात जो मध्य उच्च प्रदेश है इसके अंतर्गत 5 भाग आते हैं, है ना, वो आपको दिमाग में सेट करना है। पहला सेंट्रल इंडिया प्लेटू, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा रीवा पन्ना, चौथा मालवा और पांचवा जो है वो नर्मदा सोन घाटी। और इसमें जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सामने मैंने मैप में दिखाया आपको, ये वाला पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये बेसिकली सेंट्रल इंडिया प्लेटू का है, अर्थात मध्य भारत का पठार है। ये मध्य भारत का पठार वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा, है ना, क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। तो सेंट्रल इंडिया प्लेटू, मध्य भारत प्लेटू कंप्राइज द नॉर्थ पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। जो सेंट्रल हाईलैंड्स का नॉर्थ वाला पार्ट है वो उससे रिलेटेड है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इट्स कवर मोस्ट ऑफ द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। करीब करीब ये जो पूरा का एरिया है ये नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट को कवर करता है और 32,896 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, लगभग करीब करीब ये 10.68% के आसपास जो ये वाला एरिया है, क्षेत्र है, ये कवर करता है मध्य प्रदेश के। और इट लाइज बिटवीन द 24 डिग्री 10 मिनट टू 26 डिग्री 48 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड एंड 74 डिग्री 15 मिनट टू 79 डिग्री 18 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे टॉपिक में, आपको यहाँ पे कौन कौन सी बातें याद रखनी है वो मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल इंडिया प्लेटू है उस सेंट्रल इंडिया प्लेटू के अंतर्गत, सेंट्रल इंडिया प्लेटू के अंतर्गत अर्थात मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि मध्य भारत का पठार जो है ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है। ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम वाले इलाके में है ना, नॉर्थन वेस्टर्न वाले क्षेत्र में है, अर्थात ये उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र जो है ये सेंट्रल इंडिया प्लेटू के अंतर्गत आता है। और सेंट्रल इंडिया प्लेटू जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स का पहला भाग है। तो ये उत्तर पश्चिम नॉर्थन वेस्टर्न क्षेत्र में ही आता है। हम जो भी चीज़ें यहाँ मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की इस मैराथन क्लास में करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपका MPPSC का जो यूनिट 1 MP का हिस्ट्री, उसके बाद यूनिट 2 इंडिया का हिस्ट्री, यूनिट 3 जो है वो मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी, यूनिट 4 भारत का और विश्व का भूगोल, यूनिट 5 जो मध्य प्रदेश और की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की राजनीति, यूनिट 6 भारत और भारत की राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था, उसके बाद यूनिट 7 आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जनरल साइंस, यूनिट 8 करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स, यूनिट 9 आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट 10 आपके आईओ। तो ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये हम बेसिकली जो आपके सिलेबस में MP की यूनिट है, यूनिट 3, उसके अंतर्गत जो जो चीज़ें आपके को पढ़ना चाहिए वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि 25 जुलाई तक हम मैक्सिमम जो है अपना 100% देने की कोशिश करेंगे और हम यूनिट 1 to यूनिट 10 में जितना आपको मैक्सिमम अपने लेवल पे करा सकते हैं कराएंगे, है ना। ये तो क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स है, सभी बच्चों के लिए फ्री है और इस क्रैश कोर्स में आप लोग जितना हमसे यहाँ पे सीख सकते हैं सीखने की कोशिश करिए। बाद में हम अपने जो फाउंडेशन कोर्सेज लेके आएंगे, उन फाउंडेशन कोर्सेज में पेड कोर्सेज हमारे होंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो वहाँ हम बहुत इत्मीनान तरीके से धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के पढ़ाएंगे। तो यार मेरी स्पीड इसलिए थोड़ी तेज़ होगी क्योंकि हमारे सामने जो है अभी समय थोड़ा कम है ना, तो इस पर थोड़ा आप कोऑपरेट करेंगे। तो ये वाला जो पूरा इलाका है, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा ये बेसिकली मध्य भारत का पठार वाला क्षेत्र है और ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। और इसका पूरा एरिया का जो प्रतिशत मैंने आपको अभी भी बताया था कि 10.7 के आसपास
मतलब 10.68% के आसपास जो है पूरे मध्य प्रदेश का ये कवर करता है। अब इससे संबंधित जो जिले हैं मध्य प्रदेश में, जो मालवा मध्य प्रदेश में जो मध्य उच्च प्रदेश का जो पहला पार्ट है मध्य भारत का पठार, इससे संबंधित जिलों में आपके नीमच है ना, यहाँ पर आपका नीमच वाला इलाका है। दूसरा आपका ये श्योपुर वाला इलाका है ना, नीमच है, श्योपुर है। इसके अलावा मुरैना है ना, मुरैना यहाँ पे आएगा आपका, भिंड है ना, भिंड है। इसके बाद आपके यहाँ पे ग्वालियर है ना, इसके अलावा यहाँ पर आपका शिवपुरी है। तो ये सारे जो जिले हैं ये वाले जिले जो हैं यहाँ पे आपको याद रखने हैं ना, एक बार दिमाग में फिर से रख लें। ये आपके ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है ना, ये शिवपुरी है, श्योपुर है ना, नीमच वाला इलाका है यहाँ पे, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। दूसरा, यहाँ की जो जलवायु है वो थोड़ी सी विषम टाइप की है, वो विषम जलवायु है। हम मध्य प्रदेश की जलवायु जब पढ़ेंगे तो वो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखते चलना है कि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो थोड़ी विषम क्लाइमेट है। और ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी रहती है और ठंडी, शीत ऋतु में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी और शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ जो औसत वर्षा है वो इस पूरे क्षेत्र में 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर के आसपास ऑन एन एवरेज यहाँ पर वर्षा है। अर्थात ये पूरा का पूरा जो एरिया है एक प्रकार से जो है वो अल्प वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाता है, अल्प वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाता है। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो मैं सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत अर्थात मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आने वाले भाग मध्य भारत के पठार अर्थात सेंट्रल इंडिया प्लेटू पे कर रहा हूँ। मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि भारत में 43% भाग पे मैदान है, 28 पे प्लेटू है। मध्य प्रदेश तो पूरा प्लेटू पे ही है और लगभग 18% पे हिल है और 11% पर पर्वत है। तो मध्य प्रदेश की जो पूरी की पूरी भौगोलिक संरचना है वो मध्य प्रदेश की पूरी भौगोलिक संरचना जो है पठारी क्षेत्र पे है। हमारी जो भी बातें हैं वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, है ना। मुख्य परीक्षा आधारित बैच हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हमारे फाउंडेशन बैचेस के अंतर्गत लेंगे। वहाँ पर आंसर राइटिंग, लाइव आंसर सेशंस, है ना, 3 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, 15 मार्कर्स, किस तरीके से आपको लिखना है फ्रेमिंग के साथ, वो भूमिका, पृष्ठभूमि, विषय वस्तु, निष्कर्ष और करंट अपडेट के साथ जोड़ के हम वहाँ पे बताएंगे मुख्य परीक्षा के बैचेस में। ये भी थोड़ा हमारा जो है जो भी चीज़ हो रही है वो 25 जुलाई के रिवीजन के हिसाब से हो रही है। ये शुष्क और कटीले पर्णपाती वन है, यहाँ पे खैर है, बबूल है, पलाश है, इस प्रकार के जो यहाँ पे आपको पेड़ मिलेंगे। खैर मिलेगा आपको, बबूल मिलेगा आपको, यहाँ पर पलाश मिलेगा। ये पूरा जो एरिया है इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। दूसरा यहाँ पे जो है ऑलिवियल सॉइल मिलेगी आपको, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, है ना, इसको कछारी भी बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो पूरा उत्तर पश्चिमी वाला भाग है, हम अभी जब मिट्टी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पर बेसिकली पूरी की पूरी जो ये वाला पूरा एरिया है, यहाँ पे आपको जल को ओढ़ने वाली मिट्टी अर्थात कछारी मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलेगी, अर्थात ऑलिवियल सॉइल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और पूरी मौजूदगी यहाँ पे ऑलिवियल सॉइल की मिलेगी। इसके अलावा फसल अगर देखेंगे तो सरसों है, ज्वार है ना, यहाँ पे आपको सरसों, है ना, ज्वार, है ना, गेहूं, ये आपको सारी की सारी फसलें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सरसों, ज्वार, है ना, गेहूं है। इसके अलावा आपको यहाँ पे तिल भी देखने को मिलेगा। सरसों, गेहूं, ज्वार, तिल, ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसलिए मध्य भारत के पठार को जो है वो सरसों की हांडी भी कहा जाता है। याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि भाई सरसों की हांडी किसको कहते हैं, तो इसको जो है वो सरसों की हांडी कहा जाता है। सरसों की क्या कहा जाता है, इसको हांडी कहा जाता है। सरसों की हांडी इसको कहा जाता है मध्य भारत के पठार को। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नदियाँ भी हैं, जैसे चंबल है, सिंध है ना, कुछ नदियाँ हैं। जैसे यहाँ से निकलेगी आपके चंबल है ना, सिंध है, इसके अलावा काली है, चंबल है, सिंध है, काली सिंध है ना, चंबल है, सिंध है, काली सिंध है, पार्वती है, आपके कुंवारी है ना, कुंवारी नदी है। ये सारी नदियाँ आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी, यहाँ से जाके रहते। इसके अलावा एक और नदी है सीप है, वो भी आप याद रखेंगे ना, सीप करके एक नदी है यहाँ पे। कुंवारी को आप याद रखेंगे, कुंवारी नदियाँ पढ़ाएंगे तो अपन वहाँ पे डिटेल में और देखेंगे। तो चंबल है, सिंध है, चंबल है, सिंध है, काली सिंध है, पार्वती है, कुंवारी है और सीप है ना भैया। इतनी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताई और आपको चीज़ें समझ में आई। तो जो सेंट्रल इंडिया प्लेटू है, जो मध्य उच्च प्रदेश है, और मध्य उच्च प्रदेश का जो भाग है सेंट्रल इंडिया प्लेटू अर्थात मध्य भारत का पठार, इस मध्य भारत के पठार के बारे में हमने यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस की। ठीक है,
अब हम अपनी चर्चा को आगे की तरफ बढ़ाने जा रहे हैं और देखेंगे कि उस चर्चा में आप किस स्तर तक चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चर्चा का अगला बिंदु है, अब देखेंगे ध्यान से स्लाइड के पिछले पोर्शन पे अगर हम जाएं तो आप देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट कौन सा आ रहा है। सेंट्रल हाइलाइट्स का दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है ना। सेंट्रल हाइलाइट्स का जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है बुंदेलखंड। तो हमारा जो अगला डिस्कशन होगा वो बुंदेलखंड पे होगा। सेंट्रल हाइलैंड्स अर्थात मध्य उच्च प्रदेश का जो पहला भाग है वो है मध्य भारत का पठार, सेंट्रल इंडिया प्लेटू, जो हमने डिस्कस किया और यहाँ पे हमने डायग्राम में सारी चीज़ें बताई आपको, है ना, कि करीब करीब 10.68% भाग पर है, 32,896 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से फेमस है। अब जो हमारा अगला विषय है, दूसरा पॉइंट, वो है बुंदेलखंड। तो हमने बुंदेलखंड पे जाने के लिए हम बुंदेलखंड के अगले टॉपिक को यहाँ पे लेंगे और बुंदेलखंड की जो लोकेशन है वो बेसिकली बुंदेलखंड की जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख रही है। ये वाला पूरा का पूरा एरिया ये बुंदेलखंड है। तो बुंदेलखंड की लोकेशन को अगर हम देखें तो बेसिकली ये पूरा जो क्षेत्र है बुंदेलखंड वाला, ये मध्य भारत के पूर्व में है। यहाँ पर आपका मध्य भारत था और मध्य भारत के पूर्व में है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो मध्य भारत के बिल्कुल ईस्ट साइड में है, पूर्व में है और रीवा के जो रीवा पन्ना का पठार है उसके उत्तर पश्चिम में है। रीवा पन्ना के पठार है उसके उत्तर पश्चिम में। और बुंदेलखंड का जो पठार है इसका टोटल अगर हम प्रतिशत देखें कि कितने प्रतिशत में ये है तो लगभग 7.7% क्षेत्र में ये है। जैसे आपके मध्य भारत का पठार 10.68% पे था, उस तरीके से बुंदेलखंड जो है करीब करीब 7.7% के आसपास है। दिस प्लेटू इज फॉर्म्ड बाय द एरोजन ऑफ ओल्ड रॉक्स। जितनी भी पुरानी चट्टानें थी, चाहे वो ग्रेनाइट और नीस, उन चट्टानों के एरोजन से, उनके चट्टानों के एरोजन से इसका निर्माण हुआ है, उनके एरोजन से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे मैं एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूँ कि बेसिकली जो भारत की लोकेशन है, तो भारत की लोकेशन के अंदर जो बेसिकली ये आपके जो है ये आपके भारत के मैप में ये वाला जो एरिया ये 16 डिग्री और ये आपका 22 डिग्री। तो भारत की जो बेसिक स्थिति है इस पूरे प्रोफार्मा में ये जो बेसिकली ये वाला पार्ट है ये 16 डिग्री से लेकर के ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये वाला, ये पूरा जो है ये ब्लैक सॉइल का एरिया है ना। यहाँ पे क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं तो बुंदेलखंड में एक शब्द आया कि ग्रेनाइट और नीस से इसका निर्माण हुआ है। तो ये 16 डिग्री वाला जो पूरा पूरा एरिया है ये बेसिकली बेसाल्ट से बना हुआ है ना। कैसे क्या इसका निर्माण हुआ हम ज्योग्राफी ऑप्शनल पैटर्न पे जब जनरल स्टडीज़ ज्योग्राफी पढ़ाएंगे फाउंडेशन बैच में तो उसको डिटेल में बताएंगे। अभी एक बेसिक हमने बताया कि 16 डिग्री पर ये 16 और 22 डिग्री के बीच में ब्लैक सॉइल वाला एरिया है। और इसके अलावा जो बेसिकली नीचे अगर हम जाएंगे तो ये बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा का पूरा एरिया, ये वाला ये जो है ये आपका लाल मिट्टी है या इसको आप बोल सकते हैं रेड सॉइल वाला एरिया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा ये जो है ये ग्रेनाइट प्लस नीस से बना हुआ है, ग्रेनाइट प्लस नीस से बना हुआ है ये वाला इलाका, और ये वाला जो इलाका है ये बेसाल्ट से बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड की स्थिति है, अभी आपने देखा कि बुंदेलखंड जब आपने टर्म यूज़ किया तो हमने वहाँ पर बुंदेलखंड जब टर्म यूज़ किया तो हमने उसमें एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया कि इसका जो प्लेटू का निर्माण है बेसिकली ओल्ड रॉक से हुआ है और ग्रेनाइट और नीस से ये बना है। तो मैंने बताया ग्रेनाइट और नीस से बना है, ये इसलिए पूछा गया क्योंकि ये यहाँ पर देखिए ग्रेनाइट और ये जो है नीस से बना है। मतलब मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है उसमें जो बुंदेलखंड वाला एरिया है इसका जो निर्माण है बेसिकली ये पूरा पूरा ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एरोजन इज वाइड स्प्रेड इन द प्लेटू एंड हियर पेनीप्लेन एंड टॉर स्ट्रक्चर आल्सो इज फॉर्म। यहाँ पर बेसिकली बहुत सारी आकृतियाँ मिलती हैं जिनको टॉर बोला जाता है या समतल प्राय मैदान या पेनीप्लेन बोला जाता है। और द एवरेज एलेक्शन इन द 150 मीटर टू 450 यानी कि एवरेज हाइट जो है
और सिद्ध बाबा जो है यहाँ पे 1172 मीटर हाईएस्ट पीक है इस प्लेटू के अंदर। और कुछ बेसिक बातें हैं, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से निकलती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे है, कौन सी मिट्टी है, कैसा कल्चर है यहाँ का, कि इस प्लेटू से जुड़े हुई कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं और कौन से मिनरल्स यहाँ पर हैं। तो हम उनको पॉइंट से वर्ड वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लोकेशन बताई कि भाई लोकेशन जो है ये बेसिकली बुंदेलखंड की जो है कहाँ पर है, और जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसका जो पहला पॉइंट है मध्य भारत का पठार सेंट्रल इंडिया, उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बुंदेलखंड है। अब बुंदेलखंड का जो पठार है उसका मैंने आपको बताया कि टोटल जो एरिया है वो 7.7 के आसपास है। संबंधित प्रमुख जिले अगर देखें तो यहाँ पर आपको बुंदेलखंड में सबसे महत्वपूर्ण जिला आपको क्या मिलेगा, दतिया, जो इसका एक महत्वपूर्ण जिला है। इसके अलावा आपके सागर है ना, इसके अलावा आपके अशोकनगर है ना, सागर है, अशोकनगर है, इसके अलावा टीकमगढ़ है, निवाड़ी है ना, ये सारे ज़िले भी यहाँ पे आएंगे आपके। ये आपके टीकमगढ़ है ना, निवाड़ी है, आपके छतरपुर है, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पन्ना वाला जो मैक्सिमम पोर्शन है वो भी आपके बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा अधिक गर्म रहता है ना। क्लाइमेट की अगर हम बात करें, तो ग्रीष्म ऋतु में मैंने जिले आपको बता दिए कौन कौन से जिले। अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसा है, तो जलवायु यहाँ पे ऐसा है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ज़्यादा है और ठंडी में यहाँ पे ठंडी ज़्यादा है। मतलब गर्मी में ज़्यादा हॉट है और आपके ठंडी में जो है वो कोल्ड है ना। गर्मी में ज़्यादा गर्मी, ठंडी में ज़्यादा ठंडी। औसत वर्षा करीब करीब यहाँ पर एवरेज 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। और मिट्टी यहाँ की जो है मिश्रित मिट्टी है, आपको लाल काली मिट्टी मिलेगी यहाँ पर है ना। बेसिकली लाल काली मिट्टी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लाल काली मिट्टी मैंने भी आपको डायग्राम में भी बताया था कि ये भाई 16 डिग्री और 22 डिग्री के बीच का 22 डिग्री के बीच का क्षेत्र है, और ऊपर जो पूरा का पूरा एरिया है वो बेसिकली काली मिट्टी से रिलेटेड है, नीचे वाला लाल मिट्टी से रिलेटेड है। तो ये पूरे ज्योग्राफिकल पार्ट में जो है वो आपको रेड प्लस ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फसल जो है गेहूँ, ज्वार, तिल, ये सारी फसलें यहाँ पर है। नदियाँ आपके बेतवा, सिंध, धसान है ना। नदियाँ जो हैं आपके बेतवा, सिंध, धसान है ना, बाघिन और पहुज, ये सारी नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। बेतवा, सिंध, धसान, इसके अलावा उर्मिल और जामनी भी नदियाँ यहाँ से बहती हैं, याद रखेंगे। अभी चर्चा में यहाँ कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उर्मिल और जामिनी, उर्मिल जामिनी। तो सिंध हो गया, आप याद रखेंगे, बेतवा है, इसके अलावा केन है, बाघिन है ना, टॉन्स है, हाँ टॉन्स है, आपके पाहुज है, आपके धनोसा है, उर्मिल है, जामिनी है, ये कुछ नदियाँ हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो हीरा प्रमुख यहाँ पर भंडार है ना, हीरा यहाँ पर प्रमुख खनिज पदार्थ है और खनिज है। और अभी यहाँ पर साउथ अफ्रीका की एक कंपनी के सहयोग से बंदर प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पर हीरे के उत्खनन को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। तो बंदर परियोजना कैसे संबंधित है पूछा जा सकता है ना। तो आप बंदर परियोजना जो है वो खनिज उत्खनन से रिलेटेड है, पन्ना वाले क्षेत्र में हीरे के उत्खनन को लेकर चर्चा में है। इसके अलावा चूना पत्थर भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि बुंदेलखंड की जो सबसे ऊँची चोटी है वो सिद्ध बाबा की चोटी है 1172 मीटर के आसपास, और ये बेसिकली जो है सिद्ध बाबा की चोटी जो है वो दतिया में है 1172 मीटर है ना। सिद्ध बाबा की चोटी इंपॉर्टेंट है, सिद्ध बाबा की चोटी है दतिया में है 1172 मीटर के आसपास है, इसको याद रखेंगे। और बुंदेलखंड की गंगा जो है वो बेसिकली कहा जाता है बेतवा नदी को। इस तरीके का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुंदेलखंड की बेतवा किसको कहा जाता है ना। तो ये कहा जाता है बेतवा, बुंदेलखंड बेतवा को जो है बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। जब अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था तो उस डिस्कशन के अंदर जो है पहला पॉइंट हमने पढ़ा था सेंट्रल हाइट्स में, जो पहला पॉइंट हमने देखा था वो था हमारा सेंट्रल हाइट्स में पहला पॉइंट वो था सेंट्रल इंडिया प्लेटू। दूसरा था बुंदेलखंड जिसको हमने डिस्कस किया। अब जो हम तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका रीवा पन्ना का प्लेटू। तो रीवा पन्ना का जो प्लेटू है उस पर हम अपना डिस्कशन यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है रीवा पन्ना का प्लेटू, जो कि सेंट्रल हाइट्स का तीसरा पॉइंट है। आप ये लोकेशन में देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो बेसिकली रीवा पन्ना का प्लेटू वाला एरिया है। और ये ट्रेंगल शेप में प्लेटू है, ट्रेंगल शेप में प्लेटू है।
विंध्यन रॉक सिस्टम के एक रिजल्ट के वेदरिंग और एरोजन की वजह से जो है आर्कियन रॉक्स के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ। तो जब हम मुख्य परीक्षा में देखेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पर टू द पॉइंट हम बातें करें तो रीवा पन्ना का जो पठार है उसका जो क्षेत्र है यह है 10.36%। आपको ये नहीं भूलना, इसके पहले हमने जो पढ़ा था उसका कितना था। सेंट्रल हाईलैंड्स का जो पहला भाग था मध्य भारत का पठार वो था 10.68%। सेकेंड पार्ट जो था वो था बुंदेलखंड 7.7, और जो तीसरे नंबर पर है वो है आपका रीवा पन्ना का पठार, वो है 10.36%। तो 10.36% के आसपास ये क्षेत्र रीवा पन्ना की पठार के अंतर्गत है। और रीवा पन्ना का जो पठार है उसका जो पूरा का पूरा निर्माण हुआ वो विंध्यन रॉक्स, जो विंध्यन रॉक्स है उसके अपर्दन से हुआ, है ना। विंध्यन चट्टानों के अपर्दन से इसका जो है निर्माण हुआ, एरोजन ऑफ द विंध्यन रॉक्स सिस्टम इसका निर्माण हुआ। अब बात करते हैं यहाँ कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर रीवा है, पन्ना है, इसके बाद कटनी है, उमरिया है ना, कटनी है, उमरिया है, सतना है ना। तो कौन कौन हो गए भाई, रीवा, पन्ना, कटनी, है ना, उमरिया, इसके बाद सतना, मैंने बता दिया, दमोह, है ना। ये इतने ज़िले यहाँ पर आते हैं। रीवा पहला हो गया, रीवा आता है यहाँ पे। दूसरा आता है आपके पन्ना, रीवा पन्ना याद रहेगा। उसके बाद है कटनी, उसके बाद है आपके उमरिया, उसके बाद है आपका सतना, और उसके बाद है आपका दमोह, है ना। ये याद रख लिया करो आप, वहीं के वहीं याद कर लिया करो तो याद हो जाता है। ये पता है ना, रीवा हो गया पहला, उसके बाद पन्ना हो गया, सतना हो गया, उमरिया हो गया, दमोह हो गया और कटनी हो गया। ये 6 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। अगली बात, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे साधारण गर्मी होती है और यहाँ का जो क्लाइमेट है शीत ऋतु में यहाँ अधिक ठंडी होती है। इसके बाद वन क्षेत्र, वनों में यहाँ पर बांस मिलेगा आपको, तेंदुपत्ता मिलेगा आपको, शीशम मिलेगा आपको, इसके अलावा खैर के वृक्ष मिलेंगे आपको, है ना। याद रखना। नदियाँ आपकी जो है, टोन्स नदी बहुत फेमस है यहाँ पे, टोन्स, है ना, टोन्स इसी का भाग है, बुंदेलखंड से भी होकर बहती है। इसके अलावा आपके केन है, इसके अलावा बीहड़ है, महाना है ना। ये नदियों के नाम आप याद रखेंगे। बीहड़ है, इसके बाद एक नदी है महाना, बीहड़ है, महाना है, बिछिया करके भी एक नदी है जो यहाँ से होकर के बहती है, बिछिया, है ना। ये याद रखेंगे, कुछ नदियों के नाम याद रखेंगे, है ना। टोन्स हो गया, केन हो गया, है ना, बीहड़ हो गया, महाना हो गया और बिछिया हो गया। और जो भारत सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना लाई थी तो उस नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत भारत की करीब 44 बड़ी नदियों को जोड़ना था। तो उसका जो पहला प्रोजेक्ट चालू हुआ था वो केन बेतवा हुआ था, वो यहीं से हुआ था। और इस केन बेतवा में बुंदेलखंड और पूरे रीवा पन्ना पठार के जो असिंचित क्षेत्र है उनको कैसे सिंचित किया जाए, इस पर प्लान बनाया गया था। और पूरे प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने 5,60,000 करोड़ खर्च करने का प्लान किया था। और उसमें जो केन बेतवा प्रोजेक्ट था उसमें 4,000 करोड़ की योजना महत्वाकांक्षी थी, वो यहाँ पे टारगेट की गई थी। हालांकि प्रिलिमिनरी में इस तरीके का क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है वो पूछ ले कि मध्य प्रदेश का पहला नदी जोड़ो परियोजना कौन सा था। तो यूपीएससी ने भी एक बार पूछा है, तो ये केन बेतवा था, आप याद रखेंगे, ठीक है। नदी जोड़ो परियोजना पर किसी दिन लंबी चर्चा करेंगे, वहाँ पर डिस्कशन को हम आधार बनाएंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है मालवा का प्लेटू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवा का प्लेटू, है ना। मुझे लगता है रीवा पन्ना के पठार में मैंने काफ़ी चीज़ बताई। एक चीज़ छूट गई थी रीवा पन्ना के पठार में कि कौन कौन सी फसलें वहाँ पर हैं, है ना, कौन कौन सी फसलें वहाँ पर हैं। तो कौन कौन सी फसलें वहाँ पर हैं उसमें मैंने आपको जो है रीवा पन्ना के पठार में ये कौन कौन सी फसलें हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। रीवा पन्ना के पठार में 2 बातें हैं, एक यहाँ की कौन कौन सी फसल है ना। तो फसल में आपका यहाँ पर गेहूँ आपका होता है। दूसरा आपके रीवा पन्ना के पठार में चावल है, तिल है ना। ये भी थोड़ा आप देख लेंगे, चावल है, तिल है, ठीक है, इसको देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत कुछ खनिज हैं, जैसे कि आपके चूना पत्थर है ना, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हीरा है, जो भी आपको मैंने पहले भी बताया था। और इसके अलावा एक चीज़ है गेरू, गेरू ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, गेरू, गेरू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें रह गई थी, उनको हमने देख लिया यहाँ पे। रीवा पन्ना का पठार हो गया। तो अब अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मालवा का प्लेटू। मालवा का प्लेटू आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले पार्ट में है, बहुत इंपॉर्टेंट है मालवा का प्लेटू। और मालवे के प्लेटू के अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। करीब करीब ये मध्य प्रदेश का 28% हिस्सा है।
और मैक्सिमम पार्ट मध्य प्रदेश को उससे जुड़ा हुआ है। और डेक्कन ट्रेप की लावा और बेसाल्ट चट्टानों के जो है टूटने की वजह से इसका निर्माण हुआ था। जो डेक्कन ट्रेप की लावा प्लस बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं उनका जो ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ और मैग्मा लावा कन्वर्ट होकर जो काली जो प्लूटोनिक अंतर्भेदन हुआ, उस प्लूटोनिक अंतर्भेदन की वजह से जो यहाँ पर परिस्थितियाँ चेंज हुई, तो वहाँ पर जो है ये पूरे पर्टिकुलर एरिया में जो है यहाँ पर काली जो है बेसाल्ट या बहुत सारे जो हैं प्लूटोनिक अंतर्भेदन पाए गए। तो यहाँ पूरे के पूरे पर्टिकुलर एरिया में आपको मैक्सिमम काली मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है और इस पूरे एरिया में मैक्सिमम काली मिट्टी आपको देखने को मिलती है। इंदौर है, उज्जैन है ना, आपके बेसिकली इंदौर है ना। हमारी स्लाइड्स में सारा कुछ लिखा हुआ, आप जूम करके देख सकते हैं। हमारे लेक्चर्स को अगर आप थोड़ा सा लैपटॉप में देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में भी जो है जूम करके थोड़ा देख सकता है। बाद में फिर हम प्रोफेशनली जब चीज़ों को डील करेंगे तो फिर आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मेकिंग, आंसर चेकिंग और बहुत सारी चीज़ों के MCQs, ये सारी चीज़ों को भी हम डील करेंगे, ठीक है। तो इसमें मालवा के प्लेटू के अंतर्गत बेसिकली इंदौर है, आपके उज्जैन है, देवास है, आगर मालवा है, रतलाम है, धार है, झाबुआ है, ये सारे के सारे क्षेत्र यहाँ पर आएंगे। दूसरा, ये जो इलाका है समशीतोष्ण जलवायु वाला, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये समशीतोष्ण जलवायु वाला इलाका है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ की जो जलवायु है ये बहुत ही अच्छी है और यहाँ की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है। यहाँ की जो क्लाइमेट है वो थोड़ी समशीतोष्ण टाइप का क्लाइमेट है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा समशीतोष्ण टाइप का क्लाइमेट देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। समशीतोष्ण क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पूरा का पूरा। समशीतोष्ण क्लाइमेट में क्या होता है, समशीतोष्ण क्लाइमेट में क्या होता है ना, समशीतोष्ण क्लाइमेट में क्या होता है, ये बेसिकली यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म रहती है और शीत ऋतु में भी जो है साधारण ठंड रहती है। मतलब गर्मी में साधारण गर्मी और ठंडी में साधारण ठंडी पाई जाती है। औसतन यहाँ पर करीब 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है और यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन जैसे कि आपके बबूल है, पलास है, तेंदुपत्ता है ना, ये सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। आपको बबूल मिलेगा यहाँ पर, है ना, बबूल है, पलाश मिलेगा आपको यहाँ पर जो है वो तेंदुपत्ता मिलेगा। ये बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता ये सब आपको मालवा के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी फसलें हैं, काली मिट्टी है, सीधी सी बात है। तो जब यहाँ पे पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये काली मिट्टी वाला एरिया है। इसमें भी साधारण काली, मध्य काली, है ना, छिछली काली और मिट्टी के जब प्रकार पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि बहुत सारी मिट्टी के भी प्रकार होते हैं। और उसमें जो साधारण काली वाली मिट्टी है मालवा में मिलती है, गहरी काली वाली जो मिट्टी है वो बेसिकली निमाड़ वाले क्षेत्र में मिलती है और जो छिछली काली वाली एरिया मिट्टी है वो बेसिकली सतपुड़ा वाले अंचल में मिलती है। परंतु मूलतः जो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा खेती मिलेगी फसल मिलेगी वो सोयाबीन की मिलेगी और मध्य प्रदेश को सोयाबीन के अधिक उत्पादन की वजह से सोया राज्य का दर्जा भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कपास मिलेगा आपको, इसके अलावा यहाँ पे आपको गेहूँ मिलेगा, है ना। कपास और गेहूँ और सोयाबीन के अलावा यहाँ पे आपको ज्वार, मूंगफली, है ना, ज्वार है, आपकी मूंगफली है, ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी। देखिए अभी मेरी क्या है, मध्य प्रदेश के जो टॉपिक्स हैं उसमें मैंने आपको हिस्ट्री का वीडियो बना के दिया, ज्योग्राफी का वीडियो बना के दिया। हिस्ट्री में आपको पूरे 2-3 मैराथन क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। यूनिट 1 को, यूनिट 3 को मैं ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करा दूंगा। 2 लेक्चर में आपके पॉलिटी के ले लूँगा, 2 लेक्चर में मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के ले लूँगा। तो लगभग आपके 30 क्वेश्चन की व्यवस्था यहाँ से हो जाएगी। मध्य प्रदेश को कैसे क्या हैंडल करना है, पढ़ना है, वो आपको सेल्फ लेवल पर देखना पड़ेगा, बट मैं आपका एक रिव्यू और रिविज़न काफ़ी हद तक करवा दूँगा। अब बात आती है जीएस की, तो जीएस की हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी की मैराथन क्लास ले लेंगे 5-6 घंटे की, हिस्ट्री की 5-6 घंटे की ले लेंगे, इकोनॉमी की 2.5-3 घंटे की ले लेंगे, पॉलिटी की 2.5-3 घंटे की ले लेंगे और 6-7 घंटे की जो है साइंस स्पेशल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को जोड़ के और जो आयोग वाला पोर्शन है उसको जोड़ के अलग से 3 घंटे की क्लास ले लेंगे। और करेंट के हमारे जो सीरीज़ है वो चली रही है, MCQ चल ही रहे हैं, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। बाद में बायलैंग्वेज क्लास जो हमारी चल रही है इसको हम इंडिविजुअल इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से बैच बना देंगे और इंडिविजुअल हिंदी मीडियम के लिए अलग से बैच
हम लेंगे। हमारे जो पेड कोर्सेज होंगे उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्रोफेशनली डील इस तरीके से करें कि बच्चों को जो है मैक्सिमम बेनिफिट्स हम देने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है साहब, ये बेसिकली मालवा वाला एरिया है और ये पूरा ये मालवा वाले एरिया पे मेरा डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। अब चंबल है, क्षिप्रा है, पार्वती है ना, ये सारी नदियां हैं। इसके अलावा 2-3 नदियां पूछ लेता है कभी कभी, है ना, गंभीर, खान, माही, ये जो सारी नदियां हैं यहाँ पे ना। चंबल है आपको पता है, यहाँ पे क्षिप्रा है आपको पता है ना। इसके अलावा गंभीर नदी याद रखेंगे आप, खान नदी याद रखेंगे आप, है ना, माही नदी आप याद रखेंगे। माही ऐसी कि यहाँ पर है, लेकिन मैं मालवा वाले पोर्शन में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ये जो सारी की सारी नदियाँ हैं ये आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है कि मालवा के क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं ना आपकी। होगी चंबल हो गई, क्षिप्रा हो गई, पार्वती हो गई, खान हो गई, है ना। इसके बाद आपके माही हो गई, है ना, गंभीर हो गई, है ना। ये नदी पूरी जो है मालवा के अंतर्गत है। फसल बताई दिया हमने। कर्क रेखा जो है मालवा के मध्य से होकर के गुजरती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा क्या है वो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बताएंगे। बीच वाली जो लाइन है उसको इक्वेटर कहते हैं, ऊपर से जो लाइन जाती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कहते हैं। मध्य प्रदेश के 14 जिले जाते हैं, मैक्सिमम जिले मालवा के भी जाते हैं उसमें। और नीचे वाली जो रेखा होती है ग्लोब में उसको जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा कहते हैं। तो अभी यहाँ बात आ रही है कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो मकर रेखा से होकर के, वो कर्क रेखा जो है वो बेसिकली मालवा के मध्य से होकर के जाती है। अब मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है बेसिकली वो है आपके, सबसे ऊंची चोटी जो है मालवा की वो है सिगार, याद रखेंगे। सबसे ऊंची चोटी जो है मालवा की वो है सिगार, करीब ये 881 मीटर के आसपास है, 881 मीटर के आसपास है। और अन्य चोटी आपके जाना पाव है 854, इसके अलावा धजारी है 810। तो आप ये दिमाग में क्रम बना लेंगे। सबसे पहले मालवा में जो है ये है सिगार है 881, उसके बाद जो है जाना पाव और उसके बाद है आपके पहले नंबर पे हो गई आपकी कौन, सिगार 881, दूसरे नंबर पे हो गया 854 आपके जाना पाव 854, और धजारी जो है धजारी वो 810 हो गई। धजारी हो गई आपके 810 हो गई। यहाँ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कभी क्रम जमाने को आ गया। जब चीनी यात्री फायन मालवा आए थे तो उन्होंने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु मालवा की जलवायु को कहा था, है ना। मालवा के लिए गौरवान्वित होने का विषय है, साथ ही मध्य प्रदेश के लिए भी गौरवान्वित होने का विषय है। अब मालवा के बाद जो अगला पोर्शन है वो नर्मदा सोन घाटी है। ये आप देख रहे हैं नर्मदा सोन घाटी जो है बेसिकली ये आपको मैप में दिख रही होगी। ये नर्मदा सोन घाटी है, आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये नर्मदा सोन घाटी वाला एरिया है पूरा ये नर्मदा सोन घाटी वाला एरिया है। और नर्मदा सोन घाटी को भी अब देख लेते हैं। तो अभी तक देखिए हमने जो सेंट्रल हाइट्स का पहला भाग पढ़ा वो सेंट्रल इंडिया पढ़ा, मध्य भारत का पठार। दूसरा जो हमने पढ़ा बुंदेलखंड पढ़ा, तीसरा हमने रीवा पन्ना पढ़ा, चौथा हमने मालवा पढ़ा और पांचवा जो है हम पढ़ रहे हैं नर्मदा सोन घाटी। तो ये पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा रीवा पन्ना, चौथा मालवा और ये पांचवा जो हो गया नर्मदा सोन घाटी। सबका परसेंटेज भी आपको हम याद करवाते चल रहे हैं। जो पहला वाला भाग था वो उसका जो प्रतिशत था लगभग था 10, है ना। मध्य भारत का पठार वो था 10.68, बुंदेलखंड था 7.7, उसके बाद था 10.38 रीवा पन्ना और ये 28% पे मालवा था। अब हम बात करेंगे नर्मदा सोन घाटी की। तो नर्मदा सोन घाटी का अगर हम प्रतिशत देखें तो लगभग ये था 26% के आसपास। मतलब मध्य प्रदेश में मालवा के बाद जो है सेकेंड नंबर का है। अब नर्मदा सोन घाटी मालवा और रीवा पन्ना के जो पठार है और उसके दक्षिण में है और जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसके उत्तर में। राज्य का कुल क्षेत्र का लगभग 26% भाग इसके अंतर्गत आता है। ये भी डेक्कन ट्रिप की जो इसका पश्चिम की चट्टानें हैं, इसका जो पूरा पश्चिम वाला पोर्शन है, इसका पूरा ये पश्चिम वाला पोर्शन है, ये वाला पश्चिम वाला पोर्शन है, इसका ये वाला पश्चिम वाला पोर्शन, ये पूरा ये पश्चिम वाला पोर्शन जो है ये बना है आपके डेक्कन ट्रेप से। ये पूरा बना है, पश्चिम वाला भाग जो इसका बना है वो पूरा निर्मित हुआ है डेक्कन ट्रेप से। जबकि इसका जो पूर्व वाला भाग है, जो इसका बेसिकली पूर्व वाला भाग है, ये पूर्व वाला भाग जो है, ये पूर्व वाला भाग, ये वाला भाग जो है, ये पूर्व वाला भाग जो है ये बेसिकली बना है आपके धारवाड़ से, ये बना है धारवाड़ से और विंध्यन से, है ना। याद रखेंगे नर्मदा सोन घाटी का भाग। और नर्मदा घाटी को जो है वो बेसिकली कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ जो है बैकबोन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर कवर करते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं
जो इससे जुड़े हुए हैं नर्मदा सोन घाटी से। जबलपुर है आपका, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, हरदा है, सीहोर है, रायसेन है ना, जबलपुर है, मंडला है, होशंगाबाद है, खंडवा है, खरगोन है, बरवानी है, हरदा है, धार है, देवास है। ये सारे के सारे जो है डिस्ट्रिक्ट है ना, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, बड़वानी है ना, हरदा, धार और देवास, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कौन कौन सी नदियां यहाँ से जुड़ी हुई हैं नर्मदा सोन घाटी, तो ऑब्वियसली नर्मदा तो जुड़ी हुई है ना, नर्मदा जीवन रेखा मध्य प्रदेश की। इसके बाद नर्मदा के बाद जो है यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ, जैसे बहुत सारी सहायक नदियाँ जुड़ी हैं, उनको देख लेंगे। इसके अलावा सोन नदी है, ताप्ती है ना, दूधी है, हिरण है, शेर है, हथनी है ना, बरना है, शक्कर है, ये सारी नदियाँ जुड़ी। आपको क्रम से याद रखना है। तो आपके सबसे पहले हो गया नर्मदा, नर्मदा के बाद हो गया आपका तवा, तवा के बाद हो गया आपका हिरण, फिर हो गया शेर, फिर हो गया हथिनी, फिर हो गया शक्कर, दूधी, ये सारी की सारी सहायक नदियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये हो गई बात हमारी किसकी, रिवर की हो गई। ये आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए, और डिस्ट्रिक्ट के बाद जो हमने यहाँ बात करी रिवर हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो मैंने आपको भी बताया नर्मदा की घाटी का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो पश्चिम वाला क्षेत्र है मिट्टी की, अगर मैं बात करूं, मैं अगर यहाँ पर बात करूं सॉइल की, तो यहाँ के मैं सॉइल की बात करूं तो बेसिकली नर्मदा घाटी का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा ये पश्चिम वाला क्षेत्र, ये बेसिकली जो है ये पूरा पूरा गहरी 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 काली मिट्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये पूरे के पूरे एरिया में आपको मैंने यहाँ ब्लैक ब्लैक कलर कर दिया है, ये पूरे एरिया में जो है आपको ये गहरी काली मिट्टी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो कैसा है भाई। तो जो इसका पूर्वी क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र, ये पूरा पूरा ये वाला, इसको मैं यहाँ लाल कलर से यहाँ पे वो कर दे रहा हूँ, ये ड्रा कर दे रहा हूँ। ये पूरा पूरा जो पूर्वी क्षेत्र है नर्मदा सोन घाटी का, ये बेसिकली जो है ये लाल मिट्टी, ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया आपका सामने ना। मैंने अभी आपको बताया था ना 16 डिग्री और 22 डिग्री, ये दोनों के बीच वाला जो एरिया है, 16 डिग्री और 22 डिग्री के बीच वाला एरिया भारत के मैप में भी आपको पूरा पूरा क्या मिलेगा, काली। और जो 16 डिग्री के नीचे वाला गोवा जहाँ पे बीच में कटता है, ये वाला पूरा पूरा एरिया जो है ये लाल मिलेगा। तो जैसे भारत के उत्तर भारत और दक्षिण भारत का बिल्कुल डिवाइडेशन है, सेम उसी पैटर्न पे जो है ये आपके नर्मदा सोन घाटी का डिवाइडेशन है। ये दिमाग में रखिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ मेरा जो फोकस है भैया वो प्रीलिम्स पर है, और मैं प्रीलिम्स श्योर आपका निकल जाए इसीलिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगर हम 25 दिन जो एग्ज़ाम के बचे थे, आप 20 ही दिन बच गए हैं, इन 20 दिनों में मैं आपको 5 घंटे पढ़ा दूं और आप अगर 10 घंटे घर पे पढ़ लें तो 12 से 15 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं, आखिरी में रिवीजन कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आपको हथियार नहीं डालना है, हिम्मत नहीं हारना है ना। एग्ज़ाम निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है उत्साह, और उत्साह आपको मिलता है अंदर की ताकत से। जब मनुष्य के अंदर की ताकत पॉजिटिव वे में होती है तो उसके अंदर अपने आप उत्साह आता है। उत्साह आता है तो ही ऊर्जा रहती है, और ऊर्जा रहती है तो आदमी का काम करने का मन करता है ना। तो सबसे पहले आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ताकत की ज़रूरत है। मेंटल आपको पॉजिटिव रहना है, और मेंटली साइकोलॉजिकली अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके अंदर इंथुइज्म या उत्साह रहेगा, और वो उत्साह रहेगा तो फिर आपके अंदर अपने आप एनर्जी आएगी, और एनर्जी आएगी तो फिर आप अपने आप काम करोगे। तो ये सारा एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस पे हम कभी इथिक्स की क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी हम जो है मध्य प्रदेश की भूगोल पे फोकस कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया, ये वाला पूरा एरिया हो गया भैया ब्लैक, है ना। यहाँ पे मैं ब्लैक लिख देता हूँ, और ये वाला पूरा जो एरिया हो गया ये पूरा पूरा हो गया आपका रेड, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी, रीढ़ की हड्डी ऐसी थोड़ी बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश में का सबसे निचला प्राकृतिक भाग है। कई बार पूछ लेता है सबसे निचला प्राकृतिक भाग कौन सा है, तो सबसे निचला प्राकृतिक भाग है। खनिज यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर कौन कौन से खनिज हैं, है ना। यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स आप देखेंगे कौन कौन से खनिज हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सारे खनिजों के नाम हमने अपनी स्लाइड्स में दिए, आप जूम करके देख सकते हैं। चूना पत्थर है, संगमरमर है ना, चीनी है, चीनी मिट्टी है, ये सब मिलेगा आपको, है ना। मिनरल्स में आपके लाइमस्टोन है, यहाँ पर फायर क्ले है आपका, मार्बल है आपका, है ना, आपके मैग्नीज है आपका, ये सारी चीज़ें, चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फसल की बात करें तो पश्चिम में आपको क्योंकि काली मिट्टी ज़्यादा है तो यहाँ पे कपास और मूंगफली मिलेगी आपको। ये वाले एरिया में जो है, ये वाले एरिया में आपको बेसिकली क्योंकि काली मिट्टी ज़्यादा है
तो यहाँ पे आपको मिलेगी कपास और मूंगफली। ये वाला इलाका जो है पूरा पूरा पश्चिम वाला इलाका, यहाँ आपको कपास और मूंगफली मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये पूरा पूरा जो पट्टा है आपका, ये काली मिट्टी से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया ये वाला एरिया पूरा काली मिट्टी वाला एरिया है। दूसरा जो है यहाँ पे है, दूसरा जो एरिया है ये जस्ट बीच वाला भाग है। बीच वाले भाग में आपको यहाँ पर बेसिकली मिलेगा आपका ये बीच वाला जो भाग है, ये पूरा पूरा मिलेगा आपको गेहूं वाला पट्टा है ना, हरे कलर से मैंने उसको ये किया है, ये पूरा पूरा गेहूं मिलेगा। और जस्ट जो है इसके जस्ट लगा भाग है, इसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये पूरा पूरा जो भाग है ये पूरा चावल वाला भाग है, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया होगा आपको कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी को। मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक भाग है और कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इसको क्यों कहा जाता है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है अगला पॉइंट वो ये है कि यहाँ पर नदियाँ हो गई, वन कौन से, सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस, ये सब आपको मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ आपको सागौन मिलेगा, यहाँ आपको साल मिलेगा, हाँ आपको तेंदुपत्ता मिलेगा, है ना। इसके अलावा तेंदुपत्ता के अलावा यहाँ पे आपको बांस मिलेगा। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर वन क्षेत्र है वो आपको सारे के सारे अवेलेबल मिल जाएंगे देखने को। इसके बाद मिट्टी हो गया आपका, फसल हो गया, खनिज हो गया। वर्षा आपका 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है और वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं, है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ हम जैसे जैसे जाते हैं तो ये 100 से लेकर के 125 सेंटीमीटर होती है। तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ती है। तो भारत में आपने देखा होगा ना कि हम जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है ना। इस चीज़ को ज्योग्राफी के अंदर जो है वो विरिंग प्रभाव कहा जाता है। ये होता है विरिंग प्रभाव, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे विरिंग प्रभाव। तो विरिंग प्रभाव में क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट जाओ तो पानी की मात्रा कम होती है। मध्य प्रदेश में थोड़ा उल्टा है, मध्य प्रदेश में हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो पानी की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। मध्य प्रदेश में हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ती है ना। विरिंग प्रभाव का जो है व्युत्क्रमानुपाती स्वरूप मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो है हमने यहाँ पर अपने जितने भी पोर्शन की चीज़ें डिस्कस की थी साहब, है ना, उनको हमने सारा रिवाइज कर लिया है। और आप देखेंगे कि हम आपको शुरू से दिखा देते हैं। हमने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने तभी बताया था कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के डिवीज़न को हम जो है जिन भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला जो है सेंट्रल हाइट से, दूसरा सतपुड़ा जिसमें मैं डिस्कशन करूंगा, और तीसरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ बघेलखंड वाला पोर्शन है। तो इसमें मैंने आपको सेंट्रल इंडिया दिखा दिया, बुंदेलखंड दिखा दिया, पढ़ा दिया, रीवा पन्ना मालवा और नर्मदा सोन घाटी। बाकी के 2 भागों को अपन देखते हैं अभी। तो ये पूरा पोर्शन आपके यहाँ पर कवर किया हमने। अब जो है हमने इस तरीके से जो है यहाँ पर अपनी चीज़ें रखी और हमने पूरा डायग्राम के माध्यम से आपको ये भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी, है ना। ये आपको पूरा हमने सेंट्रल इंडिया दिखाया, सेंट्रल इंडिया का प्लेटू दिखाया। फिर हम आपके पास गए बुंदेलखंड में, फिर उसके बाद हम गए रीवा पन्ना पे, रीवा पन्ना के बाद फिर हम मालवा में गए, और मालवा के बाद फिर हम गए कहाँ पे, नर्मदा सोन घाटी पे। अब नर्मदा घाटी के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें बता दी यहाँ पर। अब हम बात करेंगे, आप अगर डायग्राम के इनिशियल स्टेज में वापस 0 पे जाएंगे तो आप देखेंगे इसका जो सेकंड पॉइंट था वो था सतपुड़ा मैकाल रेंज, और फिर उसके बाद है बघेलखंड। तो हम इसको वापस आगे की तरफ बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि अब हम जो अगला विषय यहाँ पर देख रहे हैं वो सतपुड़ा रेंज, जहाँ से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन रहता ही है। तो मैं थोड़ा सा इसको सतपुड़ा रेंज को बता देता हूँ, फिर उसके बाद बघेलखंड को बता देता हूँ। टॉपिक आपका कवर है। ये है आपका सतपुड़ा। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सतपुड़ा रेंज आपकी यहाँ पर है, इसको हम अभी डायग्राम में समझाएंगे आपको। तो ये सतपुड़ा रेंज आपकी पूरी की पूरी दिख रही है आपको। और अगर MPPSC के लास्ट ईयर के 5 साल 6 साल के पेपर उठाएंगे तो आपको सतपुड़ा टॉपिक उनका फेवरेट टॉपिक है। पिछली बार भी उन्होंने बड़वानी, राजपीपला, है ना, और असीलगढ़ और ये मैकाल महादेव इसको अरेंज करने के लिए दिया था, और ये पूछते रहता है। तो ये सतपुड़ा रेंज जो है ये आपको सामने दिख रही है, और सतपुड़ा रेंज जो है नर्मदा सोन घाटी के जस्ट नीचे में। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है वो नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर है। अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे नर्मदा सोन घाटी, तो नर्मदा सोन घाटी के जस्ट नीचे में जो है वो सतपुड़ा रेंज है। और इसके अगर हम पूर्वी देशांतरीय विस्तार को देखें तो 21 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक के इसका विस्तार है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ये फिर 30 से लेकर 81 पूर्वी देशांत तक के फैला हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश का ये 11% भाग है
है ना, आपको पुराने वाले नहीं भूलना है। जो सबसे पहला था आपके सेंट्रल हाईलैंड्स का, वो था मध्य भारत का पठार, और मध्य भारत का जो पठार था वो 10.68 था। उसके बाद बुंदेलखंड था, वो 7.7 था। उसके बाद जो अगला था रीवा पन्ना, वो 10.3 समथिंग कुछ था, 3-4 कुछ था। उसके बाद जो अगला था वो था मालवा, 28% के आसपास था, और उसके नर्मदा सोनघाटी था, वो 26% था, है ना। तो पुराना नहीं बोलना, आगे पार्ट पीछे से पार्ट, वो भी याद करते चलना है, ये भी याद करते चलना है। तो ये जो सतपुड़ा वाला पूरा जो क्षेत्र है, सतपुड़ा का जो पूरा क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का 11% है, आपको दिख रहा है, ठीक है। 11% है मध्य प्रदेश का, याद रखेंगे आप। अब जो हम इसको देखें, डिवाइड करें, तो इसको जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र ये वाला पूरा, इसको कहते हैं राजपीपला। इसको क्या कहते हैं भैया? राजपीपला इसको कहा जाता है। ये पश्चिमी श्रेणी का पहला भाग जो है ये राजपीपला है, और ये बेसिकली गुजरात और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। गुजरात और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर से ये आपको वो कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये पूरा राजपीपला हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो आपका है मध्य श्रेणी। ये पूरा का पूरा जो मध्य श्रेणी वाला भाग है दूसरे नंबर पर, ये है आपका महादेव। ये महादेव है, ये मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ यहाँ पे। ये महादेव है पूरा ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट है, ये महादेव है। और ये बेसिकली जैसे वो मध्य प्रदेश और गुजरात था, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले भाग से जुड़ा हुआ है। अब जो तीसरे पॉइंट को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है पूर्वी वाला भाग, जिसको हम कह सकते हैं आपका मैकाल। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये हो गया मैकाल श्रेणी। और मैकाल श्रेणी का जो विस्तार है बिल्कुल जैसे ये मध्य प्रदेश गुजरात से लगा था राजपीपला, ये महादेव मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से लगा था, तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है मैकाल वाला पार्ट। तो ये पूरा जो यहाँ पे हम तीनों पॉइंट को देख रहे हैं, पहले नंबर से लेकर के आपके तीनों पॉइंट, ये जो दिमाग में आपने सेट करना है। तो ये पूरा पार्ट हो गया आपका सतपुड़ा रेंज का। द नर्मदा सोन rivers origin from the Amarkantak plateau and the Mahakal range of Satpura range are related of these ranges and basically ये जो अटैचमेंट है नर्मदा सोन घाटी का, महानदी का, ये तमाम नदियाँ जितनी भी हैं उनकी उत्पत्ति यहाँ से होती है। अतः नर्मदा सोन घाटी को जो है कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी समझने की हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है। सतपुड़ा की जो एक्चुअल में लोकेशन है वो नर्मदा घाटी के दक्षिण के समानांतर है, दक्षिण में समानांतर स्थित है। मैंने आपको प्रतिशत बताया है कि भाई नर्मदा सोन घाटी के, ये आपके यहाँ पे नर्मदा सोन घाटी है और नर्मदा सोन घाटी के बिल्कुल साउथ में ही है। लगभग 11% पार्ट आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म रहती है और शीत ऋतु थोड़ी सी यहाँ पर अधिक ठंडी रहती है। और इसका जो निर्माण है बेसिकली डेक्कन ट्रेप के अलावा, जो डेक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं, दक्कन का पठार जो काली मिट्टी है, डेक्कन ट्रेप के अलावा इसकी चट्टानों का निर्माण जो है वो धारवाड़ की चट्टानों से भी हुआ है पूरा। साथ ही इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो आपके बालाघाट आएगा, सिवनी आएगा, है ना, बालाघाट सिवनी। इसके बाद छिंदवाड़ा वाला इलाका आएगा, ये बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा वाला पूरा पट्टा यहाँ पे आएगा। इसके साथ ही खंडवा खरगोन, है ना, खंडवा खरगोन बुरहानपुर बड़वानी, ये वाला भी पर्टिकुलर एरिया ही जो है ये यहाँ पे पूरा ये क्षेत्र खंडवा खरगोन बड़वानी बुरहानपुर वाला क्षेत्र भी आएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं हम, तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। अगर मान लीजिए पश्चिम के भाग में 75 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, 75 सेंटीमीटर हो रही है पश्चिम के भाग में, तो इसको मैं एक बार फिर से वो कर देता हूँ। पश्चिम के क्षेत्र में अगर यहाँ पर मान लीजिए 75 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो लगभग ये पूरा का पूरा जो इधर वाला भाग है पश्चिम से पूर्व जाते जाते, तो यहाँ 175 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी। मतलब कि पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। और पश्चिमी भाग में अगर 75 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो पूर्वी भाग में जो वर्षा है वो 175 या 150 से 175 सेंटीमीटर के आसपास आप मान के चलिए यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। मतलब इधर वर्षा का लेवल कम है और इधर वर्षा का लेवल जो है वो ज़्यादा है। तो
बेसिकली इस पूरे क्षेत्र में नदियाँ अगर देखें तो ताप्ती नदी है, वैनगंगा है ना। ताप्ती नदी बैतूल के पास से निकलती है। वैनगंगा जो बालाघाट में है, 1923 से बहुत बड़ी नहर है, मध्य प्रदेश की पहली नहर परियोजना भी है। वैनगंगा यहाँ पर है। इसके अलावा सक्कर है, दूधी है, पेंच है, वर्धा है, बावनथड़ी है, ये भी बहुत सारी नदियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी छिछली है और लेटराइट प्रकार की मिट्टी है। अच्छा भाई, लेटराइट मिट्टी क्या होती है? जब लाल मिट्टी में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें और रेन का लेवल बढ़ा दें तो वही मिट्टी कहलाती है लेटराइट मिट्टी। तो ये पूरी जो मिट्टी है यहाँ पे वो छिछली मिट्टी है और लेटराइट मिट्टी है। छिछली और लेटराइट मिट्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपके सतपुड़ा के बाद आपने देखा होगा स्लाइड्स में भी, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वो है आपका बघेलखंड। बघेलखंड को बेसिकली पूर्वी पठार भी कहा जाता है ना, इम्पॉर्टेंट है। बघेलखंड को बेसिकली जो है वो पूर्वी पठार भी कहा जाता है। बघेलखंड को बेसिकली पूर्वी पठार भी कहा जाता है। ये वाला पूरा एरिया जो है, ये वाला पूरा एरिया, ये जो है बघेलखंड है बेसिकली। और ये बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है ये आपको, क्योंकि पूर्व में है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है ना, मध्य प्रदेश के ईस्ट पार्ट में है, तो मध्य प्रदेश के क्योंकि ये ईस्ट भाग में है तो इसलिए इसको बघेलखंड प्लेटू जो है, क्योंकि ईस्ट भाग में है तो इसको जो है आपके पूर्वी भाग में होने की वजह से जो है पूर्वी प्लेटू भी कहा जाता है। 7% क्षेत्र में ये करीब मध्य प्रदेश के एरिया को कवर करता है और लगभग 7% एरिया से जुड़ा हुआ है। ये सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल ये सब जिले से संबंधित हैं, याद रखेंगे। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, रीवा, है ना। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, रीवा ये सारे के सारे जिले इसके अंतर्गत आएंगे। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी रहती है और ठंडी जो है शीत ऋतु में अधिक ठंडी रहती है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र ये 125 से 140 सेंटीमीटर ऑन एवरेज मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है बघेलखंड प्लेटू, है ना। एंड द टोटल एरिया ऑफ बघेलखंड प्लेटू इज़ 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर विच कवर द 25,000 स्क्वायर किलोमीटर इन मध्य प्रदेश। और कुछ एरिया छत्तीसगढ़ चला गया। 7% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इन रिसेंटली हियर दैट। एंड द बघेलखंड प्लेटू इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश टर्म्स ऑफ एरिया और is a major rock system and including the part of विंध्याचल एंड गोंडवाना। और इस पे हम एक डिटेल डिस्कशन मेंस के समय में करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सोन, जोहिला, बनास और गोपद जैसी नदियां यहाँ से होकर के निकलती है। सोन, है ना, सोन, जोहिला, इसके साथ ही बनास, है ना, और सोन, जोहिला, बनास और गोपद जैसी प्रमुख नदियां इससे होकर के निकलती हैं। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल पीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट जो है वो लाल प्लस पीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है बेसिकली आपको मिलेगी कौन सी मिट्टी? एक तो आपको मिलेगी लाल मिट्टी, एक आपको मिलेगी कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी मिलेगी आपको मैक्सिमम एरिया में। और दूसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगी आपको पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ इलाके में जो है आपको पीली मिलेगी और कुछ इलाके में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। अब जो हम चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं उस पर ध्यान दें।